नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कैसे स्टेनोग्राफर 2024 के लिए हमारी 3 मंथ स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका अक्टूबर-नवंबर में देखने को मिल जाएगा, और ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर स्टार्टिंग से होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। रीज़न ये क्योंकि MTS और बाकी अदर एग्जामिनेशन भी उसी ड्यूरेशन के बीच में कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो मान लिया जाए तो हमारे पास आराम से 3 महीने का टाइम बैठ रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं आपको बहुत सी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जिनको अभी होश आया है क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। अच्छा, बता दिया जाए, जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो ऑलरेडी कंटिन्यू है और 17 अगस्त तक आप उसे भर सकते हैं। तो 17 अगस्त तक आपके पास टाइम है, उसे आराम से भरिए और स्ट्रेटजी वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आए। और अगर आप इस मोमेंट पे हैं कि आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई एक बैच भी लेना है, क्योंकि आप मेरे से काफ़ी डिमांड करते हैं कि स्टेनो का बैच लाइए, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बैच के बारे में भी ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगली बार से मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि मैम कोई बैच बता दो या फिर अपने बैच के बारे में ही कुछ आइडिया दे दो। चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे, बुक्स के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमारे पास सिर्फ 3 महीने का ही टाइम बच रहा है तो बुक्स लेने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि अब अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। अब वो काम नहीं है कि आप हर चीज़ को ऐसे लिख लिख के कर रहे हो, नोट्स खुद से बनाने पड़ रहे हो, क्योंकि वो टाइम अब नहीं बचा है। हमें थोड़ी ही चीज़ें करनी होंगी, बट ऐसी करनी होगी जिनको हम रिवीजन दे पाए। अगर आप रिवीजन ही नहीं दे पाएंगे तो इतना सारा पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपका ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है उसमें हर एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं। आप इसे देख लीजिए। आप मुझसे काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि मैम कोई बैच बताइए, आपकी बताई हुई चीज़ बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहती है। तो देखिए, मेरा कहना रहेगा कि आप इनका सिलेक्शन बैच ले सकते हैं। इसका प्राइस भी आपको 699 देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रीज़नेबल प्राइस है, जिसमें हमें तीनों ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ आपको पूरी गाइडेंस भी दी जाएगी। इनके आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, तो उनके साथ आप कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसा नहीं कि वीडियोस आ रही हैं ये या नहीं, इनका जो बैच है वो आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, तो काफ़ी अच्छे से आपको हर एक चीज़ को समझ आएगा। अगर आप इसमें कच्चे रहते हैं कि आपको डेली टारगेट सेट करना नहीं आता है, ठीक है, आपको नहीं पता मुझे कितना स्कोर करना है, तो यहाँ पे आपको ऐसे भी टेस्ट दिए जाएंगे। हर बार आपके टेस्ट होंगे, उन टेस्ट के रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। एक तो आपका फुल मॉक टेस्ट होगा और दूसरा एक ऐसा टेस्ट भी होगा जिसके लिए आपको 1 हफ्ते पहले बताया जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन करिए, ये चीज़ें हम पूछने वाले हैं, और उस टेस्ट को लिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, जिनको ये नहीं पता होता कि मुझे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली चीज़ है। अब यहाँ जाके एनरोल कर सकते हैं, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होने लगेंगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो ओवरऑल हमें और किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम यही चाहते हैं कि हम एक ऐसे बैच में एनरोल हो जाए जहाँ पर हमें हर तरह की गाइडेंस प्रोवाइड की जाए, हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, प्राइस भी रीज़नेबल हो, क्योंकि हर कोई इतना ज़्यादा बढ़िया प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाता है, बट यहाँ आपको रीज़नेबल प्राइस देखने को मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ भी अगर स्टडी मटेरियल की भी नीड होगी तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। तो और हमें और चाहिए ही क्या होता है, सारी ही चीज़ें आपको यहीं मिल जाएगी। और ख़ासियत ये है कि आपने अगर बैचेस देखे होंगे तो कोई सा भी बैच निकाल देता है। पता चले कभी वो CHSL के लिए पढ़ा रहे थे, कभी किसी और के लिए पढ़ा रहे थे, और अभी देखा कि स्टेनो का बैच आने वाले हैं, लोग हर कोई स्टेनो पढ़ा रहे थे, वो भी स्टेनो पढ़ाने लग जाएंगे। बट यहाँ ऐसी खासियत होती है कि हमेशा से ही स्टेनो के लिए ही पढ़ाते हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ सिर्फ स्टेनो के एग्जामिनेशन के लिए ही है। तो और हमें और क्या चीज़ चाहिए होती है, एक टीचर अगर हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाते हैं, उनका कंटेंट अगर हमें पसंद आता है, तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप चाहें तो जाइए, देखिए, इनके डेमो क्लासेस भी आपको उनके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल आपका क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इनके ऐप का लिंक, इनके बैच आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अपनी स्ट्रेटेजी की तरफ वापस चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जिसको आप GK भी कहते हैं। इसके अंदर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर थोड़ा बहुत अंदाजा देने की कोशिश करो तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपकी इंग्लिश
100 मार्क्स की आएगी, और बाकी की जो दोनों चीज़ें हैं जो कि आपकी रीजनिंग और जीके जीएस है वो 50-50 मार्क्स की देखने को आपको मिलेगी। अभी हम बात कर रहे हैं जीके जीएस की, तो चलिए समझ लेते हैं और बताती हूँ कि कितना स्कोर इसमें किया जा सकता है। चलिए, ये देखिए कुछ इस तरह का एनालिसिस मैंने आपके सामने यहाँ रखा है। काफ़ी छोटे में इसको समझाने की कोशिश मैं आपको करने वाली हूँ। स्टैटिक, अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें तो आपको 18 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इस बात से कभी भी खुश मत होना कि स्टैटिक तो बड़े आसान सी चीज़ है। स्टैटिक बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है। अगर वही क्वेश्चन पॉलिटी से या फिर ज्योग्राफी से आ रहे होते तो बहुत खुशी का मौका होता, क्योंकि उसके अंदर सिलेबस हमें पता रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कितना आ सकता है और कितना आ सकता है। स्टैटिक का सिनेरियो काफ़ी ही अलग है, इसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बट हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि अगर 50 मार्क्स है तो 30 मार्क्स स्कोर करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एसएससी स्टेनो के अंदर जीएस का लेवल काफ़ी अच्छा देखने को आपको मिलता है। तो अपना जो आप टारगेट रख सकते हैं वो 30 तक का रख सकते हैं। अगर 25 तक भी मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये वो दौर नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं भाई 40 में से 50 में से 40 आने ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं बचा है। तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि कहाँ से पढ़ना है और कितना फोकस करना है। अगर हम स्टैटिक जीके देखें तो 18 क्वेश्चन ये क्वेश्चन के हिसाब से है, ठीक है। मार्क्स भी वैसे उसी हिसाब से होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही है। हिस्ट्री के आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के 6, ज्योग्राफी के 5, करंट अफेयर के 5 एंड पॉलिटी के 2 क्वेश्चन। कुछ इस तरीके से, देखो पॉलिटी कभी कभी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, कम देखने को मिल जाता है, बट ये अप्रोक्सीमेटली आपको लिखा गया है। ऐसा कहीं भी नहीं कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन मैं ऐसे बता रही हूँ इतने ही आने वाले हैं, ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत रहता है। ऑब्वियसली आप पता होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली ये होता तो वो एसएससी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाता, बट ये मेरा खुद का एनालिसिस है। ये चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ज्योग्राफी और पॉलिटी इसका जो बैच है वो ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, आप जाके चेक कीजिए, या फिर मैं आई बटन पे भी इसको क्लिक करवा के आप उधर जाके देख सकते हैं। वो फ्री में अवेलेबल है, जाके एक बार पढ़िए, ना पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं कोई चार्जेस तो ले नहीं रही हूँ, तो वह आपका पॉइंट हो सकता है। करंट अफेयर के लिए भी मैं ऑलरेडी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ कि किस तरीके से करंट अफेयर को तैयार किया जाएगा। तब भी थोड़ी बहुत चीज़ें बता देती हूँ। देखो लास्ट 6 मंथ का कर लीजिए, इतना ही काफ़ी होगा, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है ना कि आपको इतना ज़्यादा देखो पढ़ना तो है, बट मैं ये नहीं कहूँगी इसमें जान छूट देनी है। इसके लिए आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, जनवरी से करते हुए आ रही हूँ, और अभी हम जुलाई में, तो आपको ये सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। जस्ट उन पीडीएफ को पढ़िए, और बाकी वीडियो जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगी वहाँ जाके देख सकते हैं कि करंट अफेयर को तैयार किस तरह करना है। अदरवाइज मैं आपको यही कहूँगी कि पीडीएफ आप रीडिंग ले सकते हैं और उतना ही काफ़ी रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो 5 क्वेश्चन है, और वो कंफर्म नहीं है कि आप फंसा लेंगे। अगर ईजी होगा तो वो पीडीएफ से भी आपको मिल जाएगा, और काफ़ी डीप करके से पूछ ले, क्योंकि अब ऐसा भी ट्रेंड हो रहा है कि करंट अफेयर से रिलेटेड जीके पूछ ली जा रही है। जो चीज़ करंट अफेयर में ज़्यादा पॉपुलर हो रही है उसी से रिलेटेड जीके भी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन इस तरीके के बन जाते हैं, जो करंट अफेयर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है ना, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री वगैरह हर चीज़ को जान लीजिए, वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बुक्स आपको देखनी है। देखिए ये एक ऐसा टाइम नहीं रहा है कि आप जाके कहीं से बुक्स वगैरह ले रहे हो, ठीक है। तभी मैं कहूँगी ऑब्वियसली हर किसी पास लूसेंट रहती ही है, तो ले सकते हो, और अगर आप टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए तब तो बुक्स ज़रूर ले लेना। बट मेरा कहना ये रहेगा, ये टाइम नहीं रहा है। अगर ऑलरेडी कोई बुक्स है तो उसी से कर लीजिए, अदरवाइज नोट्स बनाने का भी टाइम नहीं है ये, तो आप एक नोट्स का जो पीडीएफ वगैरह होता है उससे आप कर सकते हैं। ये तरीका मैं आपको कहूँगी, बिकॉज इतना टाइम नहीं है और आपको याद भी चीज़ें करनी है। सिलेबस आपको 1.5 महीने में कवर करना होगा, और बाकी का जो महीना होगा 1 महीना हो सकता है, जितना भी आपका बच रहा है उसमें आपको रिविजन करनी होगी। तो उस तरीके का सिनेरियो आपको दिमाग में लेके चलना होगा। आप इसके लिए मैराथन वीडियोस भी कर सकते हैं। देखिए मैं तो आपको कहूँगी कि ज्योग्राफी एंड पॉलिटी जो मैं बैचेस की बात करूँ अपने, जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं, जाके देखेंगे तो मिल जाएंगे, ठीक है, उनको कर लीजिए, बिकॉज मैंने उसको शॉर्ट में ही रखा है, ज़्यादा इतनी बड़ी लेंथी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की हैं, हर चीज़ को शॉर्ट में रखे तो वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और रही बात नोट्स बनाने की, तो मैं आपको स्पेस ज़रूर देती हूँ, जब भी वीडियो खत्म होती है मैं आपको स्पेस देती हूँ कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर कुछ भी करना चाहे लिख सकते हैं, वो सब करते हो आप स्क्रीनशॉट करके उनका पीडीएफ बना सकते हो, ये मैं आपको सलाह दूंगी। बाकी जितना ज़्यादा हो सके पीवाईक्यू लगाइए, जितने पीवाईक्यू लगाएंगे उतने ज़्यादा स्कोर आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बट जीके के अंदर आपका 30 स्कोर ये जो है जो बहुत अच्छा माना जाता है, अदरवाइज 20 to 38 की लाइन में ही आपको चीज़ें देखने को, जो मार्क्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं।
अगर आप पीवाईक्यू का सोच रहे हैं कि जीके के लिए पीवाईक्यू क्या लें, तो देखो अब मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम पिनेकल वगैरह ले लो, ये सब कर लो। ऐसा कर सकते हो, अगर किसी पब्लिकेशन की किसी भी तरह की हो सकती है जहाँ पे सिर्फ स्टेनोग्राफर की ही पीवाईक्यू अवेलेबल हो सके तो वो कर लो। अदरवाइज कहीं कंपाइलेशन में कहीं चैनल पर आपको वीडियो पूरा PDF मिल जाता है पिछले सालों का, वो कर सकते हो। तो यही मेरी सलाह रहेगी, आप पूरा पिनेकल में जाके सॉल्व करने की नहीं है टाइम, ठीक है। बट अगर 2025 टारगेट कर रहे हो तो ल्यूसेंट और पिनेकल ले सकते हो। और साथ में आपको टेक्स्ट बुक वगैरह के ऑनलाइन मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। डेली मॉक लगाने का टाइम ऐसा है बन रहा है, बट आप एक काम कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन आप मॉक का टाइम लगाइए और बाकी टाइम सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब इंग्लिश की। इंग्लिश काफ़ी अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, बिकॉज इसके अंदर 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स का भी रहेगा। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि इसके अंदर जितना स्कोर करोगे उतनी जल्दी ऊपर पहुंचोगे और ग्रेड C तक की पोस्ट आप लेने के काबिल बनोगे। वो तभी होगा जब आप इंग्लिश में काफ़ी जितना ज़्यादा अच्छा हो सके उतना स्कोर कर पाएँ। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मैंने इसको 3 तरीके से बांटा है। आपका ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रीहेंशन। 45 मार्क्स के ग्रामर, 15 मार्क्स की वोकैब और 40 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन। एक एक करके समझते हैं ग्रामर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। वॉइस एंड स्पीच, ठीक है, ये आपको 10-10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर पकड़ बना लेना 2 टॉपिक के ऊपर, मतलब ये आपका बहुत अच्छा चीज़ होने वाली है कि आप अच्छे से इसमें स्कोर कर पाएंगे। और वॉइस स्पीच के क्वेश्चन जो है वो बहुत टफ देखने को नहीं मिल रहा है, ईजिली आप उसे कर पाते हो, बहुत अच्छे लेवल के नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एरर की, जिसमें मैं एरर निकालना होता है, तो एरर भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और एरर निकालने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इसके लिए आपको पूरा ग्रामर पोर्शन समझना ज़रूरी है। मैं आपको कहूँगी कि हो सके तो कर लें, अदरवाइज़ आप नीतू सिंह मैम की बुक है उससे रीडिंग ले सकते हो। वरना मैं पहले कहते थे कि मत करिए, जो आपका जो वीडियोज़ आती हैं कि इतनी रूल्स याद कर लीजिए, 120 रूल्स, 60 रूल्स, वो जो वीडियोज़ आती हैं वो तब के लिए नहीं होती है जब आपका पास सिलेबस का टाइम जो है कवर करने का काफ़ी ज़्यादा है। बट अब कम है तो और कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है, तो आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं, रूल्स समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइए। यही एक सलाह रहेगी, जितने ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा स्कोर आप करने की उम्मीद कर पाएंगे। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, यहाँ से इम्प्रूवमेंट लिखा, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ब्लैंक करके डालेंगे और उसके हिसाब से बोलेंगे इसको इम्प्रूव करके अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या गलती है। तो इम्प्रूवमेंट के भी आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली देखो, कहीं कहीं पे 8 में मिलेंगे, कहीं कहीं पे 9 में मिलेंगे, कहीं पे 11 में मिलेंगे। अप्रॉक्सीमेटली बता रहे हो ताकि जब प्रिपेयर कर रहे हो तो दिमाग में रहे कितने क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हो। अगर हम ब्लैंक की बात करें तो ब्लैंक आपको 5 देखने को मिलेंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कह सकते हैं ऐसे। तो ये ग्रामर पोर्शन आपका इस तरीके से रहेगा। इसको तैयार करने के लिए मैंने आपको बता दी, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, 120 रूल्स, 60 रूल्स कर सकते हैं, नीतू सिंह मैम की बुक ले सकते हैं, उसकी रीडिंग कर सकते हैं। और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप इसके सॉल्व करेंगे, कोई पीवाईक्यू की बुक अवेलेबल है तो कर लीजिए, अदरवाइज अगर किसी का बैच ले रहे हैं तो वहाँ पर इंश्योर करिए कि वो आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड कर रहे हों। अब बात करते हैं वोकैब की, जो कि आपके 15 मार्क्स की देखने को मिलेगी, मतलब 15 क्वेश्चन आपके वोकैब से देखने को मिलेंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, ये 5 आपको देखने को मिलेगा। देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पीवाईक्यू में देखने को नहीं मिला है, बट 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही नहीं आता, बट हाँ, प्रीवियस ईयर के अगर हम थोड़ा देख के बोले तो उसमें नहीं देखने को मिल रहा था, बट अब देखने को मिल सकता है, तो 1-2 का अंदाज़ा रख सकते हैं। तो इसके लिए एक अकेली बुक मैं कहूँगी जो आप ब्लैक बुक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वोकैब के लिए कुछ और चीज़ का मत करिए, ठीक है। अगर कोई बैच वगैरह ले रखा है तो उसके वो जो PDF प्रोवाइड करेंगे आप उनसे पढ़ सकते हैं। तो वोकैब के लिए आपके 15 मार्क्स जो होंगे वो ब्लैक बुक से कवर होंगे। बुक का मत पूछना, आप पूरी वीडियो को क्लियरली नहीं सुनते हो और उसके बाद कमेंट में करते हो तो फिर समझ रहे हो वो चीज़ का रिप्लाई मैं क्यों दूँ जिस चीज़ को मैं ऑलरेडी वीडियो में समझा चुकी हूँ। वो आपने कंसंट्रेशन नहीं रखा, तो चीज़ें सुनिए कि मैं किस चीज़ के क्या बुक की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको वोकैब के लिए आपको ब्लैक बुक ही बोलूँगी, उससे आप कर सकते हैं। और आप उसके अंदर ना टॉप 200 करके एक चैप्टर दिया हो रखा था, जिसके अंदर ज़्यादा एग्जाम में वो रिपीट हुए क्वेश्चन होते हैं, तो उनको सबसे पहले मैं करने की आपको सलाह दूंगी, ठीक है। उन्हें पहले कर लेंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि जो बार बार रिपीट होते हैं उसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको अब फिर से रिपीट होते हुए दिख जाएंगे और आपका आसानी से आप उनके आंसर लगा पाएंगे। वो कैप पोर्शन क्लियर है मेरे हिसाब से।
वो मत पूछना, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मैं अंदाजा दे चुकी हूँ, बट इस हिसाब से भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ग्रामर और वोकैब दोनों की ही बात कर ली हमने। अब हम बात करते हैं कॉम्प्रीहेंशन की। कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी वही कॉम्प्रीहेंशन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएगा, अदरवाइज सभी के लिए वो दिक्कत वाली बात हो सकती है। फिर भी कुछ चीज़ें बताऊंगी अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं उनके लिए। देखिए, हमें 4 क्लोज टेस्ट आते हैं। हर एक क्लोज टेस्ट के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन और 4 क्लोज टेस्ट। इसकी वजह से आपके 20 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट के देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी 3 क्लोज टेस्ट दिखता है, पैराग्राफ ज़्यादा दिख जाते हैं, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप दिमाग में रख सकते हैं। तो 4 क्लोज टेस्ट आएंगे और 20 मार्क्स का आपका ये रहेगा। आपके 3 पैराग्राफ भी देखने को मिलेंगे आपको, जो कि आपके 15 मार्क्स के बनेंगे, और PQRS भी आपको देखने को मिलेंगे। तकरीबन 4 से 5 आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने अंदाजे के लिए आपको 5 लिख के दे दिया है। तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके इस चीज़ को लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है। बात करते कॉम्प्रीहेंशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। ये वो टाइम नहीं है कि मैं बोलूँ जाके रीडिंग करना शुरू कर दो, बुक्स पकड़ने लग जाओ, न्यूज़पेपर पकड़ने लग जाओ, नहीं कर सकते हैं ये चीज़। इसके लिए मैं आपको एक बुक कह सकती हूँ, क्या तो आप PYQ लगा लीजिए। अगर आप टेक्स्ट बुक का आपने ले रखा है, पास प्रो ले रखा है, तो आप उसमें जितने ज़्यादा क्लोज टेस्ट हो अलग अलग एग्जामिनेशन के, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको सॉल्व करके भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा मिल जाएगा। और आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे को फ़ोन वगैरह से नहीं होता है, मुझे सामने सामने एक कोई बुक वगैरह चाहिए, तो एक आपके लिए मनीषा बंसल मैम की एक बुक आती है, ठीक है, नियॉन क्लासेस की बुक आती है क्लोज टेस्ट के लिए, अब वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में ही आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और PQRS के तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यही एक तरीका हो सकता है इंग्लिश के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना। अगर आप तीनों में से पूछेंगे किस पे ज़्यादा फोकस करना है, तो इंग्लिश पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि इससे अच्छा एक स्कोर खींच लेंगे ना, तो बाकी से भी थोड़ा थोड़ा स्कोर आके अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का जो पार्टीशन है वो इस तरीके से है। दोनों की ही चीज़ें मैं बता चुकी हूँ। कोशिश कीजिए कि कहीं से कंपाइलेशन मिल जाए आपको चीज़ों का, जो PYQ में बार बार पूछी गई है, तो काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा रहेगा। चलिए लास्ट में बात करते हैं वो अपनी रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए देखो, अगर मैं हर एक चीज़ को छोटा छोटा करके लिखने लगूंगी ना, तो ये पूरा भर जाएगा और तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो एक कंपाइलेशन अलग तरीके से किया गया है, मैंने किया। देखिए, नंबर्स का जहाँ जहाँ भी खेल देखने को मिलेगा, जैसे कि नंबर सीरीज़ हो गया, जिसके अंदर हमें वो जो रेशो प्रोपोर्शन जैसी चीज़ें जो देखने को मिल जाती है कि ये अगर इससे रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड कहाँ होगा, प्रोपोर्शन वाला जो होता है। अब ये मैथ्स का चैप्टर मत सोचने लग जाना, ठीक है। तो जो आपका नंबर सीरीज़ वगैरह नंबर्स का जो खेल होगा वो सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिल रहा है। तो 17 क्वेश्चन है। देखिए, तो जिनको मैथ से बहुत डर लगता है, तो देखो थोड़ी बहुत तो नंबर के साथ खेलना पड़ेगा। रीजनिंग में नंबर आपको देखने को मिल ही जाते हैं। नॉन वर्बल के 9 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। नॉन वर्बल के अंदर स्कोर करना काफ़ी आसान है। मैं आपको यही कहूँगी, सबसे पहले फोकस आपका रहेगा इंग्लिश के ऊपर, उसके बाद रीजनिंग में स्कोर अच्छा करने की कोशिश कीजिए, बताऊंगी भी क्या करना है इसके बाद भी। और फिर आप GK के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, क्योंकि उसके अंदर भी 20 क्वेश्चन सही कर पाना भी बहुत टफ है, वो भी सिर्फ 3 महीने के ड्यूरेशन में। तो उसके बारे में भी बात अभी करते हैं। लेटर की अगर हम बात करें, जिसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। आपके इसके 5 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट के 3, डायरेक्शन के 2, रिलेशन के 2, एनालॉगी के 2, डिक्शनरी 1 और डे भी 1। ये SNC पहले भी पूछा है किसी ने, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, ठीक है। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आपके 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपका डिवीजन है। देखो, अगर हम बुक की बात करें तो रीजनिंग के लिए पिनेकल काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। पर अगर 2025 टारगेट कर रहे हैं तभी ऐसा सोचना, बट अगर सोच रहे हो कि हाँ 3 महीने में भी, पर भी ले सकते हो, ठीक है। रीजनिंग में आप ले सकते हो, उस चीज़ को मैं आपको कहूँगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन अदरवाइज ऐसा भी अगर कोई कंपाइलेशन कहीं बुक में है जिसके अंदर सारे PYQ देखने को मिल रहे हैं सिर्फ स्टेनोग्राफर के, तो उनको पहले फोकस कर लेना। टेक्स्ट बुक वगैरह लगा सकते हैं, वो चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका इस तरीके से देखना, उस हिसाब से प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान देना। रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। नॉन वर्बल के आपको 9 क्वेश्चन देखने, 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो नॉन वर्बल पहले करके रख दीजिए, काफ़ी इजीली आप चीज़ें कवर पाएंगे। वाटर इमेज, वो सभी इमेज, ठीक है। आपका जो भी चीज़ें होंगी, सीक्वेंस जो होती है, आपकी पिक्चर सीक्वेंस भी होता है, वो आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा लेंगे। तो उनको पहले प्रिपेयर कीजिए। जो चीज़ आपको लगता है कि अच्छा
स्कोर दे सकती है, टाइम भी कम लगेगा, उन चीज़ों के ऊपर टारगेट करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आप टेक्स्ट बुक की जितनी मॉक लगाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आप 2 मॉक लगा सकते हैं, मतलब कि रीजनिंग का, जीके का अलग अलग भी लगा सकते हैं, और एक फुल मॉक भी देने की पूरी कोशिश कीजिए और पता करिए आपका स्कोर क्या आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसी तरीके से हो सकता है, अदरवाइज आप 2025 टारगेट कर रहे हैं तो सब चीज़ को थोड़ा बहुत जो जो बुक्स में बता रही हूँ सारी लेके रख लीजिए और सब चीज़ों पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बट अगर 3 महीने का ही है, जो भी चीज़ मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आपको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी चीज़ें करते जा रहे हैं और पता है कि उससे इतने बेनिफिट नहीं होंगे। मैं आपको कहूँ कि जीके जीएस बहुत ज़रूरी है, इसी की लग जाओ, तुम इसी के पीछे लगे रह जाओगे, लगे रह जाओगे, लगे रह जाओगे, और मैक्सिमम स्कोर सिर्फ 30 ही कर पाओगे। क्या फ़ायदा होगा? बाकी का इंग्लिश का, रीजनिंग का, इनका क्या हाल होगा? तो पहले इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस डालें क्योंकि वो स्कोर खींचेगा, ठीक है। फिर रीजनिंग के ऊपर फोकस डालिए, वो भी अच्छा स्कोर खींचने वाला है। और जीके जीएस को डेली थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर दीजिए, उसे भी पढ़ना है, बट कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके ऊपर आपको दिमाग लगाना ज़रूरी है। अगर इस स्ट्रेटेजी में आपको डिटेल में चीज़ें समझ नहीं आ रही है ना, तो मैं ऑलरेडी जीके की स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो उसको जाके चेक कर लेना, ठीक है। इसी में लेंदी हो जाएगा ना, तो सारी चीज़ें लेंदी होती चली जाएंगी। तो ये बात कर ली। मैं कुछ एक रोड मैप के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी गलतियां जो कि हम मे भी इन 3 महीनों में कर दे, बट हमें नहीं करना होगा, ठीक है। पहली चीज, बेसिक कंसेप्ट। अगर आप सिर्फ रट्टा लगाने की कोशिश करने वाले हैं ना कि रट्टा लगा के ही चीजें हो जाएंगी, अगर आप कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको याद करने में कम टाइम लगता है। जो चीज़ें हम अच्छे से समझ आते हैं उनको याद करने में ज़्यादा हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं। बट जैसे स्टैटिक जीके हो गया जिसके अंदर याद करने का ज़्यादा काम होता है, वहाँ क्या कंसेप्ट याद करने लगोगे, है ना। तो बट कंसेप्ट बनाने की कोशिश कीजिए जितना हो सके। जैसे कि अब मेरे पास तो एक एग्जाम्पल है, मैंने पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का जो फ्री में बैच अवेलेबल करवा रखा है, ऑलरेडी यूट्यूब पे है, वहाँ जाके देखिए कि मैं जिस कंसेप्ट की बात कर रही हूँ वो क्या चीज़ है। वहाँ के रिव्यूज़ देखिए कि मैंने क्या पढ़ाया है, ठीक है। अपनी कुछ भी बातें नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ कि जो चीज़ फ्री में अवेलेबल है जाके देखिए, अपना कोई बैच नहीं बता रही हूँ, ठीक है। अभी नहीं है कोई मेरे पास ऐसा बैच, होगा तो ज़रूर बताऊंगी इस बारे में, सबसे पहले आप ही को बताऊंगी। और सब्जेक्ट कवर्ड, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मत करिए कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट के ऊपर फोकस करना है, बट इम्पोर्टेंट तो सिलेक्शन नहीं होता है, आपको बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। तो एक स्मार्ट तरीके से सोचिए कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अपने हिसाब से सोचिए, ठीक है। तीसरा, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कब लगाना है? जब आपका 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। पहले ही दिन पे जाके पीवाईक्यू लगाने लगेंगे तो डिमोटिवेट होंगे। तो जब 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तब आप पीवाईक्यू लगा सकते हैं। पीवाईक्यू को जितना ज़्यादा लाइटली लिया जाता है ना, उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। सबको लगता है सिलेबस कंप्लीट कर लो कर लो कर लो कर लो, वाह हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट। ऐसा सिलेबस कंप्लीट करने का क्या फ़ायदा जब तुम स्कोर ही ना कर पाओ। स्कोर का पता कौन लगाएगा? पीवाईक्यू क्या क्या बताता है कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्वेश्चन किस तरीके के पूछ रहा है। अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो हमें क्वेश्चन किस तरीके से सोचना है, इसका आंसर किस तरीके से आ सकता है, हम कितना ज़्यादा नर्वस फील करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पीवाईक्यू बताता है। उसको लाइटली प्लीज़ मत लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि आपको गुड स्कोर करना है अपने इसके 3 महीने के अंदर अंदर। कुछ और बातें देखिए, कंसिस्टेंट रहिए, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। 3 महीने का टाइम है, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है। 3 महीने का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। 10 घंटे अपने मान के चलिए, तब जाके सोच पाओगे। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें झूठ बोल दूँगी कि 2 घंटे पढ़ लो, चलो 4 घंटे पढ़ लो, 2 घंटे ज़्यादा कम हो गया, 4-5 घंटे पढ़ लो, हो जाएगा, मत सोचना। बहुत ज़्यादा अच्छा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा स्कोर करना है, कंसिस्टेंट रहो और चीज़ों को बहुत अच्छे से डेली शेड्यूल बना के पढ़ो, ठीक है। इसका और कोई स्कोप मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। अगर आप सच सुनने के लिए आए हैं तो यही है सच। झूठ में रहोगे तो पर कब तक, सालों तक लगे रहोगे इस झूठ के जाल में। असलियत जान लो, पढ़ना पड़ेगा इतना ज़्यादा, ऐसे ही कोई तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं दे देगा। ऑनेस्ट, ईमानदार, इसको ऐसे समझ लो। मैं आपको कहूँगी कि आप ईमानदार नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी ऑफेंसिव हो जाएंगे कि ना, खुद को डिफेंड करने लगेंगे। ईमानदारी का मतलब है खुद से ईमानदार रहिए। जैसे कि आपने कोई टारगेट सेट किया, आप उसे कंप्लीट करिए, ठीक है। उसमें कोई डिले मत करिए, कोई एक्सक्यूज़ मत डालिए। फाइंड वे नॉट एक्सक्यूज़, एक रास्ता ढूंढिए, एक्सक्यूज़ नहीं। एक्सक्यूज़ सिर्फ कुछ नहीं, निराशा देता है और कुछ नहीं देता है।
अगर किसी दिन मान लीजिए, मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ, आपके घर में कोई शादी है, लोग आ रखे हैं, उस दिन का टारगेट पीछे छूट गया थोड़ा सा, नेक्स्ट डे और मेहनत करो, उस दिन के टारगेट को आज के दिन पूरे करने की कोशिश करो, आज का टारगेट को करना ही है। इसे कहते हैं ईमानदारी। कोई भी दिन नहीं छोड़ना है, एक एक दिन की वैल्यू समझ लो अगर अभी भी सोच रहे हो तो। सेट डेली टारगेट, टारगेट के बिना करना बिना निशाने के तीर लगाने जैसा है, ठीक है। कोई निशाना साधा नहीं, बस तीर लगाऊंगा। मैं पढ़ तो डेली रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? इसे पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, क्या आप पढ़ रहे हैं ये भी तो इम्पोर्टेंट रखता है। जीके पे ही लगे रह जाओगे, सोचो तुम्हें जीके बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली सोचो कितना स्कोर कर लोगे। बात तो सारा स्कोर का है, यहाँ से पढ़ना नहीं है, एक टारगेट लगा के पढ़ना है। समझ रहे हो इस चीज़ को? पुश योर लिमिट्स, लिमिट्स पुश करना। कभी कभी ना हमें अपने पोटेंशियल के बारे में नहीं पता होता है, ऑफेंसिव मत होइए, कभी कभी नहीं पता होता है। वो चीज़ें हम कंसिस्टेंसी के साथ साथ सीखते हैं कि अच्छा हमारा इतना पोटेंशियल था, मैं तो सोच रहा था कि मैं दिन में इतने ही चैप्टर कर पाता हूँ, बट अब जब मेरे ऊपर दुविधा आ गई कि मुझे कल का भी टारगेट पूरा करना है तो मैंने कैसे कर दिया, तब तुम्हें क्लिक होगा कि तुम्हें है पोटेंशियल। उसके लिए अपने आप को पुश करना ज़रूरी है, अपने टारगेट्स को ज़्यादा बड़ा थोड़ा थोड़ा बड़ा करते रहिए। कांस्टेंट इज़ द चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मतलब कि आप जितना ज़्यादा अपने थोड़ा बहुत चेंज करते रहिए, बढ़ाते रहिए, अपने टारगेट में धीरे धीरे बढ़ाइए। शायद आप बहुत ज़्यादा कर सकते थे और आप अपने आप को कम समझ रहे थे। ये हर किसी के साथ होता है, ठीक है। हर कोई अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा पोटेंशियल अनलॉक करते चले जाता है। तो यही मैं कुछ आपको चीज़ें बताना चाहती थी, जो चीज़ें हम स्ट्रेटेजी के दौरान नहीं बता पाते हैं, बट यहाँ लिख दी हैं तो चीज़ें मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी कर पाई हूँ। होपफुली आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। कोई भी अगर डाउट है, कुछ भी अगर वीडियो की डिमांड है तो प्लीज़ मुझे पूछिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो बनाने के लिए मैं जितना जल्दी हो सकेगा, 3 मंथ की वीडियो की स्ट्रेटेजी के इतने कॉमेंट मैं देख चुकी थी कि मुझे मजबूरन इसे बनाना ही पड़ गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। मैंने और वीडियो का भी सोचा हुआ था, बट आपने इतना ज़्यादा डिमांड रख दिया कि ना मेरे ऊपर आ गया कि भाई इसको पूरा करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी ऐसी डिमांड है तो ज़रूर मुझसे पूछिए, उसके बाद वीडियो बनाई जाएगी। बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।